हेलो दोस्तों, जीनियस कोचिंग नंबर 1 में आपका स्वागत है। मैं हूं एमडी तफीज, आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज बात करते हैं कक्षा 10 के इकोनॉमिक्स, जिसको हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं, अध्याय 2 के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है राज्य एवं राष्ट्र की आय। इस अध्याय का जो महत्वपूर्ण सवाल है, जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उन सवालों पे चर्चा करेंगे ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में सहायता मिले और आपको क्या हो, एक कुछ नंबर आपको प्राप्त मिल सके, मतलब प्राप्त हो सके। मतलब जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं पे चर्चा करेंगे ताकि क्या हो, आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिले, है ना। तो चलिए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सवाल, है ना, जो कि बार बार क्वेश्चन पूछा है कि आय से आप क्या समझते हैं। यहाँ देखिए ये सी जो है लास्ट में होगा, आय का क्या होता है, इनकम। आपको पता होगा आय आखिर कहते किसको है। देखिए सिंपल भाषा में समझिए, यदि कोई व्यक्ति कार्य करता है, उसके बदले में जो भी रुपया मिलता है वो हमारा क्या कहलाता है, आय कहलाता है। क्या कहलाता है, आय। जैसे कोई काम करता है मजदूर, तो उसके रात में शाम में क्या होता है, उसको दिन भर का मजदूरी मिलता है, तो उसके लिए वो क्या कहलाएगा, आय। यदि कोई शिक्षक है, वो पढ़ाता है, तो उसको क्या मिलता है, तनख्वाह मिलती है, तो वो उसका क्या हो गया, आय हो गया। तो चलिए समझते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्यों के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है, उसे उस व्यक्ति की आय कहते हैं। उसे उस व्यक्ति की क्या कहते हैं। जैसा हमने बताया कि कोई भी काम करे, चाहे किसी भी माध्यम से, और उसके बाद जो उसे क्या मिलता है, उसका प्रतिफल मिलता है, वही क्या कहलाता है, आय। व्यय, व्यय क्या है, देखिए आय में जो खर्च किया जाता है, खर्च किया जाए, उसे व्यय कहते हैं। यानी आय में जो खर्च किया जाए उसे क्या कहते हैं, व्यय कहते हैं। अब जो तीसरा पॉइंट है वो बचत। तो बचत किसे कहते हैं, तो बचत किसको कहते हैं, ध्यान से सुनिए कि आय तथा व्यय के अंतर को बचत कहते हैं। यदि आपने 50,000 रुपया पर मंथ कमाते हैं और आपका हर एक महीना 20,000 समाप्त होता है, तो देखिए 50 में 20,000 समाप्त हो गया, तो बचा कितना, 30,000। जो 30,000 आपका बचा, वही आपका क्या कहलाएगा, आय कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझिए, यदि आपका 50,000 है, कितना कमाए आपने, 50,000 कमाए, है ना, कितना कमाए, 50,000। 50,000 में अगर 20,000 आपने खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 30,000। कितना बचा, 30,000, है ना, 30,000 आपका बचा। तो यही हमारा क्या कहलाएगा, बचत कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बचत। क्या कहलाएगा, बचत। ये हमारा आय कहलाया, है ना, और ये हमारा क्या कहलाया, व्यय, यानी जिसको खर्च बोलते हैं। और ये हमारा क्या क्या, दोनों का अंतर को क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। देखिए ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं, वो भी क्या, 2 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, है ना, या कभी कभी ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाते हैं। तो चलिए समझते हैं आगे वाला का सवाल, है ना। ये देखिए आगे का सवाल कि राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। देखिए राष्ट्रीय आय से मतलब क्या, पूरा देश का जो आय एक साल में आमदनी होती है, उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगर इसको देखते हैं तो देखिए किस प्रकार लिखे हैं, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी वर्जित जो कुल मात्रा होता है उसे ही क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए गणना की प्रमुख विधियाँ को लिखें। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं, इसकी गणना की प्रमुख विधि कौन कौन से हैं, मतलब इसे किस प्रकार गणना की जा सकती है। चलिए समझते हैं। आय गणना विधि, है ना, कि जब राष्ट्र की व्यक्तियों की आय के आधार पर राष्ट्रीय आय गणना की जाती है, तो उसे गणना विधि या आय गणना विधि कहते हैं। यानी क्या किया जाए कि पूरे व्यक्ति का आय के आधार पर अगर कोई किसी का क्या किया है, उसका आमदनी प्राप्त किया जाए, तो उसे ही क्या कहेंगे, आय गणना विधि। दूसरा पॉइंट है उत्पादन गणना विधि, है ना, कि राष्ट्र के व्यक्तियों के आय उत्पादन के माध्यम से अथवा मौद्रिक आय के माध्यम से प्राप्त होता है, इसलिए इसकी गणना जब उत्पादन का योग द्वारा किया जाता है, तो उसे उत्पादन गणना विधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उत्पादन गणना विधि कहते हैं, है ना। तीसरा है व्यय गणना विधि। ठीक, तो प्राप्त की गई आय व्यक्ति अपने उपभोग के लिए व्यय भी करता है, इसलिए राष्ट्रीय आय की गणना लोगों के व्यय के माप से किया जाता है। राष्ट्रीय आय की मापने की इस प्रक्रिया को व्यय गणना विधि कहते हैं। यानी राष्ट्रीय आय की इस मापने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, व्यय गणना विधि कहते हैं। ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट।
अब यहाँ पे देखते हैं चौथा पॉइंट, कितना पॉइंट, चौथा पॉइंट है ना। चौथा पॉइंट देखिए, मूल्य योग विधि, कौन सा हो जाएगा, मूल्य योग विधि है ना। उत्पादित की गई वस्तुओं का मूल्य विभिन्न परिस्थितियों में व्यक्तियों के द्वारा किए गए प्रयास से बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय की गणना का मूल्य योग विधि कहते हैं। ऐसी स्थिति में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना मूल्य योग विधि कहा जाता है। पांचवा है व्यावसायिक गणना विधि, जो सबसे लास्ट है। तो चलिए समझते हैं। व्यावसायिक आधार पर की गई गणना को व्यावसायिक गणना विधि कहते हैं। यानी आपको 5 तरह से आय की गणना की जा सकती है। कितने तरह से, 5 तरह से। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू यानी सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं, जिसको इंग्लिश में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं ना। किसी देश में किसी दिए हुए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, जिसको शॉर्ट में जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीडीपी। जैसे वर्तमान में हम लोग जैसे हमारे भारत का जीडीपी जो है माइनस में आ गया था, यानी आपका क्या हो गया था, माइनस में, यानी उसका ग्रोथ रेट जो है बहुत कम हो गया था, यानी शून्य से भी कम हो गया था वर्तमान स्थिति में, जो अभी 2021 चल रहा है ना। तो चलिए वो है क्या है, जीडीपी, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है क्या, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल घरेलू उत्पाद। कभी कभी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ जाता है, या फिर क्या पूछते हैं कि निम्न में से किसका ये विस्तारित रूप है, तो क्या होगा, जीडीपी का विस्तारित रूप क्या हो गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो चलिए समझते हैं आगे का क्वेश्चन है ना, जो बड़ा बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन सा क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं, पर कैपिटा इनकम से आप क्या समझते हैं। चलिए समझते हैं। राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता, मतलब भागफल आता है, उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। यानी पूरे देश का जो आय हुआ और उसमें जितनी जनसंख्या है उससे भाग दे दिए, जो प्राप्त भागफल हुआ उसे, वही हमारा क्या कहलाएगा, राष्ट्र यानी प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। यानी प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या है ना, ये हमारा हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय बराबर। तो चलिए समझते हैं ये क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा की गई। यानी भारत में जो है सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसके द्वारा की गई, चलिए समझते हैं। भारत में सबसे पहले सन 1868 में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय की अनुमान लगाया था। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय, वार्षिक आय 20 रुपया बताया। प्रति व्यक्ति जो वार्षिक आय है वो कितना रुपया बताया था, उस जमाने में 20 रुपया बताया था। कितना रुपया, 20 रुपया बताया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना 1954 के बाद से भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संस्था केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की जाती है। यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को प्रकाशित करता है। ये जो संस्था है नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को प्रकाशित करता है। तो चलिए समझते हैं अगला क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन क्या है कि आय का गरीबी के साथ संबंध स्थापित करें। तो समझते हैं आय का गरीबी के साथ सीधा संबंध है। यदि आय कम होगा तो तब गरीब उतनी ही अधिक होगी, जीवन स्तर निम्न होगा और पूंजी का निर्माण नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही गरीबी को जन्म देता है। किसी ने कहा है कि गरीबी जो है गरीबी को ही जन्म देगी। बिहार राज्य इसका उदाहरण है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय कम होने से गरीबी सर्वाधिक है। जिसे जहाँ पे जो है प्रति व्यक्ति का आय जो कम होने के कारण यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, गरीबी उपस्थित है बिहार में। कहाँ पर, बिहार में। अब समझते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के लिए किस तरह से लाभप्रद है, वर्णन करें। यानी राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि होगा तो भारतीय विकास में किस प्रकार लाभप्रद है, वर्णन करें। समझते हैं राष्ट्रीय आय में वृद्धि भारतीय विकास के लिए निम्न प्रकार से लाभप्रद है। नंबर 1, इससे राष्ट्र की आर्थिक प्रगति होगी, अधिक मात्रा में पूंजी का सृजन होगा, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, लोगों के क्रय क्षमता
यानी क्रय क्षमता यानी क्रय क्षमता का विकास होगा। राष्ट्र की गणना विकसित देशों की श्रेणी में होने लगेगा। विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी। यानी अगर इस तरह से होगा तो विदेशी व्यापार में भी क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी। विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी। इन सब क्या हो जाएगा, हमें फायदा मिलेगा यदि हमारा राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है। सिंपल समझिए, यदि कोई व्यक्ति धनी होगा तो उसका जीने का स्तर क्या होगा, ऊंचा होगा। अब जीने का स्तर ऊंचा होगा तो हर जगह उसका क्या होगा, नामो शोहरत होगा। अब कुछ समझते हैं, संक्षिप्त रूप दिया हुआ है, इसका विस्तारित रूप लिखना है। जैसे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्वेश्चन पूछा जाता है 1 नंबर का। पीसीआई, पर कैपिटल इनकम या कैपिटा भी होता है। एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। एनआई, नेशनल इनकम। एनआई मतलब नेशनल इनकम, जिसको राष्ट्रीय आय कहते हैं। तो चलिए समझते हैं, इस अध्याय का कुछ ऑब्जेक्टिव है जो कि क्या है, लास्ट में दिया हुआ है ना। मैं उसको क्या किया हूँ, सॉल्व करने का प्रयास किया हूँ, है ना। जैसे क्वेश्चन है कि सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है, क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, औसत जो है प्रति व्यक्ति आय कितना था, इतना 25,494 रुपये है। कितना, 25,494 रुपया। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, तो कब कहा जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ये वाला सवाल बार बार पूछा है, बहुत ज़्यादा। भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा। बिहार में किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। क्या हो जाएगा, पटना। तो इस तरह से ये अध्याय क्या है, 2 का, इकोनॉमिक्स 2 का जो महत्वपूर्ण सवाल है हमारे नज़र में, हमने क्या किया, सॉल्व करवा दिया, ताकि बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको टकराए और आप अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर हमारे वीडियो में आप पहली बार हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हमारा दिखता है यूट्यूब में कि ज़्यादातर बच्चे हमारे क्या हैं, हमसे जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि देखिए 100% में मात्र 15% ही सब्सक्राइबर जो सब्सक्राइब है वो करके देखते हैं, और बिना सब्सक्राइबर वाला वो 85% व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, देख के सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा भी मनोबल बढ़ाइए, ताकि हम भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें और हमें क्या हो, हमें उम्मीद बना सके। क्योंकि आप हैं तो हम हैं, अगर आप ही नहीं रहिएगा तो हम किस प्रकार कार्य करेंगे। तो अगर आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो हमें क्या होता है, उससे हौसला बढ़ता है। तो चलिए आज यहीं पे अपना वीडियो करते हैं समाप्त। जय हिंद।